नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के राष्ट्रपतियों की श्रृंखला की, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम 5 निर्वाचित राष्ट्रपति और 2 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की बात हम कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की बात की थी, प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति। फिर हमने राधा कृष्णन की बात की थी, जो दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तीसरी बात की थी हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की, जो तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में वीवी गिरी साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, और फिर वे भारत के 4थे निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने, वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी साहब जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने गए, उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जो भारत के, या हम कहें एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तत्पश्चात हमने बात की इससे पहले हमने बात की थी फखरुद्दीन अली अहमद। देश के 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, यानी कि दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और इसके मृत्यु होने के कारण उस समय तात्कालिक जो आपके उपराष्ट्रपति थे, वे कौन थे? बीडी जत्ती साहब, जिनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, यानी कि बासप्पा दनप्पा जत्ती, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था दोस्तों। अब दोस्तों, यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हम बात करेंगे देश के 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में, और देश के 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, बिना किसी औपचारिकता के और एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल आपके बनेंगे, टू द पॉइंट उन सवालों को शामिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग नीलम संजीव रेड्डी, जिसको आप किताबों में एन संजीव रेड्डी भी पढ़ते होंगे। मैं सीधा सा यहां लिख दूं आपके सामने, सबसे पहले देश के 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही सवाल बनता है कि देश के 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं? नीलम संजीव रेड्डी साहब देश के 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अब हमसे जो दूसरा सवाल मुख्य रूप से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहे। तो देखो दोस्तों, 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक, यानी कि इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर पूरे 5 साल कार्य किया। मैं यही आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। ये जो डेट मैंने आपके सामने लिखी है, 25 जुलाई 1977 और 25 जुलाई 1982, इन तिथियों में अब सिर्फ और सिर्फ वर्ष चेंज होगा, यानी कि जो भी नए राष्ट्रपति बनेंगे उनका कार्यकाल की तिथि 25 जुलाई से ही प्रारंभ होगा और कार्यकाल 25 जुलाई को ही समाप्त होगा। अर्थात
यानी कि अगले जो हमारे राष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से शुरू होगा और 25 जुलाई 1987 को समाप्त होगा। क्योंकि इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। यानी कि हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल याद रखने में सिर्फ और यहां पर वर्षों की आवश्यकता पड़ेगी, तिथियों की आवश्यकता अब आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही आप 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, यहां से आगे की जो तिथि है 25 जुलाई ये सेम रहने वाली है। तो ये हमारे लिए एक ट्रिक का काम करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट काफी पसंद आया होगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में क्या बन सकता है। देखिए, अब सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी साहब का संबंध कहां से है। तो देखो प्यारे मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, इल्लूर गांव है इनका, जो कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट कहां है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आता है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। अब हमसे यही सवाल पूछा जाता है मुख्य रूप से कि नीलम संजीव रेड्डी साहब का संबंध किस राज्य से था। आंध्र प्रदेश। और इनका पैतृक स्थान कौन सा था तो हमें याद रखना है इल्लूर। लेकिन मुख्य रूप से कई बार एग्जाम में सीधा सा सवाल आता है, एक तरफ आपके निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं और दूसरी तरफ उनके जो गृह राज्य होते हैं वे होते हैं, और सीधा सवाल पूछ लिया जाता है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमें संबंध याद रखना आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं यहां आपको यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं कुछ फैक्ट्स आपको नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में बताने जा रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, और साथ ही में जब हम नीलम संजीव रेड्डी साहब का जीवन परिचय जब हम पढ़ते हैं तो ये अपने आप में काफी विस्तृत है। लेकिन मैं इसे सार रूप में, संक्षिप्त रूप में कुछ चंद शब्दों में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जन्म के बाद इन्होंने स्थानीय स्कूल में शिक्षा इल्लूर में ही वहीं ग्रहण की। इसके बाद में आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से ग्रेजुएशन पूरी की। महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जेल भी गए। लेकिन यहां से हमारे सवाल नहीं आने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये उस समय मद्रास की जो विधानसभा थी, यानी कि हमारे भारत के आज़ाद होने से पहले हमारे यहाँ पर कुछ राज्यों में विधानसभाएं कार्यरत थी जो ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उस समय ये विधानसभा के सदस्य थे। तत्पश्चात हमने बात की संविधान सभा की। अब यहाँ से हमारे सवाल बनना प्रारंभ होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बड़ा ध्यान लगाकर गौर से सुनिएगा मेरी बात को। मद्रास से 1946 में संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, पहला पॉइंट। उसके बाद में ये मद्रास से एमएलए बने, विधायक बने। और हम बात करें जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, तब ये उप मुख्यमंत्री बने थे आंध्र प्रदेश के। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद जब आंध्र प्रदेश का 1956 में पुनर्गठन किया गया था, तो तब प्रथम निर्वाचन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद में ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए और 2 बार, कितनी बार दोस्तों, 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके पश्चात इन्होंने वहां से इस्तीफा देकर वापस जो है राज्य राजनीति में प्रवेश किया। 1962 में पुनः मुख्यमंत्री बने, 1964 तक ये मुख्यमंत्री रहे। 1964 में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी, उस टिप्पणी से आहत होकर इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि
काफी स्वाभिमानी व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। ठीक है, आगे हम बात करें तो इनके जीवन परिचय में काफी उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन 1900 हम बात करें 64 के अंदर ही इन्होंने केंद्र में मंत्री बनाए गए लाल बहादुर शास्त्री सरकार में। खान एवं इस्पात मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। काफी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, लेकिन मैंने अब आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, उम्मीद करता हूं पहले हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं ताकि हमें क्रम से प्रत्येक चीज याद रहे। हालांकि इसके बाद के जो सभी पॉइंट्स हैं हम उन्हें कंटिन्यू लिखेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, फिर उन्होंने लोकसभा के सदस्य बने और लोकसभा के जो है अध्यक्ष के पद के रूप में निर्वाचित हुए, फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें अभी आपके सामने आना बाकी है, और यदि मैं आपको कहूं तो आपके जो सवाल बनने वाले हैं मुख्य रूप से वो अंतिम पंक्तियों में से सवाल बनेंगे दोस्तों, या तो प्रारंभिक पंक्तियों में से या फिर अंतिम पंक्तियों से। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम टू द पॉइंट जो बातें मैंने आपको बताई उन्हें हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात नोट करेंगे 1946 में मद्रास से संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद में दोस्तों देखो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद यहां हम लिखेंगे प्रथम उप मुख्यमंत्री बने, प्रथम उप मुख्यमंत्री बने दोस्तों। अब आपके मन में यहां से यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि साहब 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो नीलम संजीव रेड्डी साहब तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपका ये डाउट भी यही क्लियर कर देता हूं और यही लिख देता हूं। देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री थे टी प्रकाशम। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? टी प्रकाशम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टी प्रकाशम और नीलम संजीव रेड्डी की दोस्ती के बारे में वही किस्से प्रचलित हैं जो जय और वीरू की स्टोरी के रूप में याद किए जाते हैं। यानी कि ये बहुत ही गहरे दोस्त थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, अब यहां पे जब हम राज्य पढ़ते हैं तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ और क्या कारण थे तात्कालिक जिसके कारण आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में करना ही पड़ा। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक अलग कक्षा में। यहां हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बात करते हैं 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आंध्र प्रदेश
राज्य का पुनर्गठन किया गया तथा पुनर्गठन के बाद बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी साहब। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन संपन्न हुआ और उसके बाद में जो वहां पर प्रथम विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उन विधानसभा के जो हम चुनावों में बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी साहब जीत कर आए। इनकी पार्टी बहुमत में थी और इस कारण ये पुनर्गठन के बाद बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे। यहां से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आपको यहां पर अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं उसको भी दूर करने का प्रयास कर देता हूं। मेरे काफ़ी मित्रों के, मेरे काफ़ी विद्यार्थियों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर यहाँ पर ये उप मुख्यमंत्री बने तो क्या यहाँ पर विधानसभा के चुनाव संपन्न नहीं हुए थे? हुए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए नहीं। यहां विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे मद्रास राज्य की विधानसभा के संबंध में। अब इस परिस्थिति को थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं और वर्तमान में हमारी तात्कालिक राजस्थान की जो परिस्थितियां रही उन पर चुटकी लेते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यहां आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है प्रिय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां आप गौर से देखिए, मान लीजिए ये राजस्थान में है, अभी इस विधानसभा के चुनाव संपन्न हैं और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी किसी प्रकार की यहां पर नए राज्य की निर्माण की मांग जोर नहीं पकड़ रही है। लेकिन आप सपोज करो सचिन पायलट साहब इस बात पर अड़ जाते कि नहीं, राजस्थान के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और इसे 2 नए राज्यों में विभाजित कर दिया जाए, यानी कि एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। तो वर्तमान में तो हमारे यहां विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके और अब तो सीधे जब हम बात करें 2018 में हुए तो 2023 में यहां पर चुनाव संपन्न होंगे, उससे पहले तो विधानसभा के चुनाव होंगे नहीं। अब यदि केंद्र सरकार वर्तमान में ऐसा करती है कि इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, ये तो हो गया पश्चिमी राजस्थान और ये हो गया पूर्वी राजस्थान, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए किसको? अशोक गहलोत साहब को, और पूर्वी राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए किसको? सचिन पायलट साहब को। तो अब हम यहां बात करें तो ये राजस्थान विधानसभा के चुनाव संपन्न जरूर हुए, लेकिन पूर्वी राजस्थान बनने के बाद में हमारे यहां विधानसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए ही नहीं। तो ये कब होंगे? जब ये कब होंगे? पहली बार 2023 में होंगे, और 2023 के बाद में जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा उसको हम कहेंगे कि राजस्थान के पुनर्गठन के बाद में बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? कौन है 2023 में? तब हम बात करेंगे जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, सचिन पायलट साहब बनेंगे, बीडी कल्ला साहब बनेंगे, अन्य कोई व्यक्ति बनेगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कौन बने? सचिन पायलट साहब। इसी प्रकार तो ये जब अगली विधानसभा के चुनाव होंगे तो इस प्रकार पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री जो निर्वाचित होकर आए, सदस्य मुख्यमंत्री जो निर्वाचित होकर आए और फिर हम बात करें सदन के नेता के तौर पर इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो काफ़ी कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर ही होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपका जो डाउट है उसको दूर करने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब मेरी आपसे यहाँ से रिक्वेस्ट है, आप फटाफट से इसको लिख लीजिए। हालांकि भी मैं यहीं पर एक लाइन हम लिख सकते हैं, पर्याप्त स्पेस है, इसको मिटाकर
इसकी आवश्यकता है नहीं, आप समझ चुके हैं। चलिए यही मैं आपको लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, 1956 से लेकर 1959 तक ये आंध्र प्रदेश के हम बात करें मुख्यमंत्री रहे। फिर इनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसलिए 1959 में नीलम संजीव रेड्डी साहब ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और 1959 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। क्या बने प्यारे मेरे विद्यार्थियों? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब मैं यहां आपको एक और बात बता दूं, 2 बार, कितनी बार? लगातार 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यानी कि इन्होंने केंद्र की राजनीति में जाकर, हम बात करें, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व किया। और ऐसा करने वाले हम बात करें, इन्होंने 2 बार ऐसा कार्य किया। तो नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में काफ़ी विशेषताएं जो हैं उन सभी को समेटने का प्रयास मैं कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपका एक भी सवाल गलत ना हो और हम तमाम जानकारी नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में जान सकें, जिससे हमें ये भी ज्ञात हो कि इनका जो जीवन है वो कितना, हम कहें, प्रभावशाली रहा, कितना इफेक्टिव रहा। इन्होंने काफ़ी, हम कहें, निचले स्तर से लेकर पूरा ऊपरी, हम कहें, राष्ट्रपति का पद तक इन्होंने अपना सफ़र किस प्रकार से तय किया। और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर सकें। जल्दी कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब इसे मिटा देता हूं क्योंकि हम अब अगले पॉइंट्स की ओर चलेंगे। अब तक हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की उन्हें मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले देश के 6वें राष्ट्रपति रहे, उसके बाद में हमने बात की 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1942 तक इनका कार्यकाल रहा। मद्रास से 1946 में हम बात करें संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। इसके बाद में 1963 में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद में हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री बने। 1959 में इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और लगातार 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रहे। देखो दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे मुख्य रूप से सवाल बन सकते हैं और जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। देखो, 1962 में पुनः आंध्र प्रदेश के, सीधा मैं एपी लिख रहा हूं, इसका मतलब है आंध्र प्रदेश, पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया और 1962 में पुनः ये क्या बने? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब देखो दोस्तों, 1964 में इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया और 1964 में ही कुछ समय के अंतराल पर केंद्र सरकार में खान एवं इस्पात मंत्री बने। इसके बाद में प्यारे मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको यहां पर बताता हूं, 1964 में मंत्री बने। फिर 1967 में हम बात करें 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने, यानी कि 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव किया गया संसद के सदस्यों के द्वारा।
तो 1967 में 5वीं लोकसभा के क्या बने? लोकसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष बने। मैं आई बात आपको बता दूं 1967 में ही हम बात करते हैं एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने पद ग्रहण करते ही अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका यहां पे कंसेप्ट क्लियर कर दूं, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका मानना था कि जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो किसी दल विशेष से संबंधित नहीं होता है। यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति काम करता है उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, किसी दल विशेष के संदर्भ में काम नहीं करना चाहिए। और इन्हीं बातों को आदर्श मानते हुए इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद पर जैसे ही इनका निर्वाचन हुआ, जैसे ये चुने गए, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, शपथ ग्रहण की। उसके पश्चात इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। यह अपने आप में काफी महान कार्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करें आगे, देखिए इसके बाद में मैं आपको यहां पर बता दूं 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन्होंने भाग लिया था। लेकिन 1969 के निर्वाचन में आपको पता है वीवी गिरी साहब की जीत हुई थी और नीलम संजीव रेड्डी साहब की हार हुई थी। और ये जीत और हार का अंतर काफी कम था मेरे प्यारे दोस्तों, हम कहें बिल्कुल न्यूनतम। तो चलिए ये 2 पॉइंट हम यहां पर तुरंत प्रभाव से नोट कर लेते हैं। पहला तो 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। नाइनटीन 1969 में राष्ट्रपति निर्वाचन में हार का सामना करना पड़ा। यानी कि हमसे कुछ सवाल इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम बात करें नीलम संजीव रेड्डी साहब ने 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और फिर 1977 में भी लड़ा। तो हमसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और प्रथम बार हार गए और द्वितीय बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। इसी कारण मैंने दोस्तों ये लाइन आपको यहां पर लिखवाई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मन में इस प्रकार के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि सर ये सवाल भी बन सकता है क्या।
तो मैं आपको बता दूं, जो एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं और वो ऐसा सवाल उठा के लाते हैं जो बहुत आसान लगता है दिखने में, लेकिन उसके शब्दों में बहुत राज छिपे होते हैं। तो हमें ऐसे सवालों को भी क्रैक करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ तक ही लिख लिया होगा, क्योंकि नीचे लिखने के लिए पर्याप्त स्पेस है नहीं, तो तुरंत प्रभाव से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के पॉइंट्स हम फटाफट लिख सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अब हम जो बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, इस हार को हम कहें नीलम संजीव रेड्डी साहब नहीं भुला पाए और उन्होंने एक लंबे अरसे तक राजनीतिक जीवन से एक तरीके से हम कहें संन्यास ले लिया या दूरी बना ली। इसके पश्चात वो अपने पैतृक गांव चले गए और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया। लेकिन 1977 में कांग्रेस पार्टी में पड़ी दरार के कारण कांग्रेस दो हम कहें भागों में विभाजित हो गई। उसके पश्चात हम मुख्य रूप से बात करें तो मैं यहाँ आपको बता दूं, एक अलग से एक पार्टी का गठन किया, जनता पार्टी। और हम बात करें, नीलम संजीव रेड्डी साहब ने 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ा था और जब रिजल्ट आए तो आंध्र प्रदेश राज्य से जनता पार्टी की टिकट पर जीतकर आने वाले एकमात्र सदस्य थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। तो चलिए आगामी जो कुछ पॉइंट्स हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सभी को हम कवर करते हुए जल्दी से जल्दी लिख लेते हैं दोस्तों। 1977 में आंध्र प्रदेश से यहां आप लिख लीजिएगा जीत कर आने वाले। उन्नीस सौ 1977 में आंध्र प्रदेश से जीत कर आने वाले जनता पार्टी के एकमात्र सदस्य, यानी कि आंध्र प्रदेश पूरा जो राज्य था उसमें से और कोई किसी भी लोकसभा सीट पर जनता पार्टी का अन्य सदस्य विजेता नहीं हुआ। ठीक है, आगे हम बात करें मार्च 1977 को निर्विरोध छठवीं लोकसभा का या छठवीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम बात करें जुलाई 1977 को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। ठीक है, ऐसा इन्होंने 1969 में भी किया था, 1977 में पुनः। तो यहां से एक बात, एक फैक्ट और निकल के आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमें जानना जरूरी है। अर्थात 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने और दोनों ही बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। नोट कर लीजिए, 2 बार
लोकसभा के अध्यक्ष बने और दोनों ही बार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जुलाई में इन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तो देखो दोस्तों, जुलाई 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और यहां से एक और नया सवाल बन गया। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक के इनसे पहले जितने भी 5 राष्ट्रपति हुए, उन सभी के निर्वाचन में उनके खिलाफ प्रतिद्वंदी थे। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया गया या कोई भी प्रतिद्वंदी इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के पद पर खड़ा नहीं हुआ। ये अपने आप में इशारा करती है कि ये अपने आप में कितने महान इंसान थे, कितने महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे कि इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। जिसे कहते हैं कि इंसान का वजूद बोलता है, तो यहां हम कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब का वजूद बोलता है। ठीक है, अब यहां से जो सवाल बनने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको एक छोटा सा बात और बता दूं। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जो कुछ मित्र हैं, उनको यहां से मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आपने जो ये फैक्ट्स लिखाए हैं वो किस प्रकार से सवाल बनते हैं, बन सकते हैं या इतना डीप में नहीं बनते। देखो दोस्तों, सीधे से सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ यदि आपको पूछूं कि एक ही सवाल और सिंपल सा, नीलम संजीव रेड्डी साहब निम्न में से किस लोकसभा के अध्यक्ष थे? तीसरी, चौथी, पांचवी, उपरोक्त सभी। चौथी, यानी कि चौथी और छठवीं। आपके सामने यदि मैं बात करूं आपके, तो चौथी और जो छठवीं लोकसभा है उनके हम बात करें तो इन 2 लोकसभाओं के अध्यक्ष के रूप में नीलम संजीव रेड्डी साहब ने काम किया। तो आपके सामने वहां ऑप्शन में भी लिखा आ सकता है तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, चौथी, छठी, छठी, आठवीं, इस प्रकार से लोकसभाओं का कार्यकाल लिखा हुआ आ सकता है। और आपसे निसंकोच ऐसा सवाल पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अब देखो दोस्तों, सरकारी नौकरियां काफ़ी सीमित हो गई हैं और सरकार पेपर करवाती इसलिए है कि उसे अभ्यर्थियों को बाहर करना है। यदि सिलेक्ट करना होता तो सरकार सीधे आपको नौकरी दे देती, कोई एग्ज़ाम की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। इसलिए हमें आधुनिक तौर तरीकों में अधिक बेहतर तरीके से हमारी पढ़ाई करनी चाहिए और आगामी एग्ज़ाम्स में बनने वाले सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे पूर्व में ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जो नए मेरे विद्यार्थी हैं जो अभी जुड़े हैं वो भी इस बात को समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बात कर सकें अगले कुछ फैक्ट्स के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो नीलम संजीव रेड्डी साहब के अन्य जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम
बात करते हैं जो सीधे राष्ट्रपति पद से जुड़े हुए हैं और जहां से सवाल पूछे जाने की सबसे अधिक प्रबल संभावना भी आप इसे कह सकते हैं। इनमें से एक फैक्ट्स की बात तो हम सबसे पहले कर चुके हैं, यानी कि अब 1977 में जब ये राष्ट्रपति बने तो कौन से राष्ट्रपति थे, तो हम बात करें देश के 6वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अगली बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पद के लिए 7वां निर्वाचन था। कौन सा निर्वाचन था ये? 7वां निर्वाचन था। अब हम बात करें तो यहां से एक और फैक्ट्स निकल के आता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने, यानी कि इससे पूर्व कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं बन पाया। ये पहले हम कहें एकमात्र भी हमें कह सकते हैं वैसे, लेकिन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हमने बात कर ली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। देखो दोस्तों, सबसे कम उम्र के हम बात करें अब तक के राष्ट्रपतियों में अब तक के राष्ट्रपतियों में सबसे कम उम्र के पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति, यानी कि हम इनको सबसे युवा राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी आयु सबसे कम थी जब इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर अपनी शपथ ग्रहण की, या हम कहें राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। और यहां से एक और सवाल देखो, वैसे तो इस बारे में क्योंकि राष्ट्रपति का संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होता है, लेकिन यह सवाल बनता है और कई एग्जाम्स में इससे पहले हम बात करें, मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश स्टेट के एक एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैंने यहां इसका संकलन करना उचित समझा कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, क्योंकि ये 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये कौन सी पार्टी से संबंधित हो गए? जनता पार्टी से। अर्थात इन्होंने जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की तो जनता पार्टी ने अपना निर्वाचन, अब हम कहें उम्मीदवार इन्हें घोषित किया था। तो यहां से जो भी सवाल आपके सामने बनते हैं वो सारे क्लियर हैं। देश के कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? 6वें। कौन सा निर्वाचन था? 7वां। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष, या हम कहें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने, सबसे युवा या सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, और प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। आपके सामने एक एक सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां से एक भी सवाल गलत होने की गुंजाइश नहीं बचती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको उसी के माध्यम से प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कक्षा का मैं समापन करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः नए राष्ट्रपति के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,